चलिए, कल की क्लास में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे आपका बेसिकली हम लोगों ने प्रेम्बल स्टार्ट किया था और प्रेम्बल में जो इसका मेन आपके शब्द हैं इनको समझने का प्रयास कर रहे थे, जो इनके साथ शब्द जुड़े हुए हैं। उसमें एक शब्द संप्रभुता को हम लोग डिस्कस किए थे, सॉवरेनिटी को डिस्कस किए थे, और सॉवरेनिटी के साथ साथ हम लोगों ने एक और शब्द आपका स्टार्ट किया था, सोशलिज्म, समाजवाद, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। और इसमें क्या बात किया गया है, इसमें ये बात किया जा रहा था कि 42वें संविधान संशोधन के जोड़ने से पहले ही, क्योंकि ये शब्द आपके मूल संविधान का अभिन्न अंग नहीं था, तो इसको बाद में 42वें संविधान संशोधन से आपका जोड़ा गया है। और जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया, तो सॉवरेन के बाद दो शब्द जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेकुलर सोशलिस्ट, और फिर नीचे आपका एक शब्द जोड़ा गया, भारत की अखंडता, इंटीग्रिटी को आपका जोड़ा गया है। इसमें जो पॉइंट आपको जानना है वो जानना है कि सोशलिज्म का एग्जैक्ट मतलब आपके देश के अंदर क्या है। तो ये बात आप देख रहे थे। अब इसमें क्या बात हम लोगों ने पहले देखा, ये देख लीजिए, 42वें संविधान संशोधन से इस शब्द को जोड़ा गया। पहला पॉइंट तो ये, हालांकि हमारे नीति निर्देशन सिद्धांत में पहले से ही समाजवाद की पृष्ठभूमि रखी गई है, उसके बावजूद आपके इसको स्पष्ट रूप से जोड़ा गया। अब देखा जाएगा दूसरा क्या है, आपके जो हम लोगों ने समाजवाद की अवधारणा की है वो समाज की सामाजिक पद्धति, मतलब हम जो समाज को बनाने का प्रयास कर रहे हैं वो कैसा प्रयास कर रहे हैं, भारत में समाजवादी स्वरूप को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। वी वांट टू एस्टेब्लिश अ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, और ये अवधि सेशन में 1955 में ये आपके स्थापित करने का प्रयास किया गया। तो 1955 में इसको स्टेब्लिश करने का प्रयास किया गया। नोटेबली द इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म इज अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एज अगेंस्ट द कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि भारत का जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद है। तो ये पॉइंट आपको एक अंतर समझना है कि इंडिया का जो सोशलिज्म है ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, ना कि कम्युनिस्टिक सोशलिज्म है। जिस राज्याश्रित समाजवाद भी कहा जा सकता है, इसको आप ये भी कह सकते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म रेदर देन कम्युनिस्टिक सोशलिज्म और स्टेट सोशलिज्म। इसको राज्याश्रित समाजवाद जो कम्युनिस्ट सोशलिज्म को कहा जा रहा था वो नहीं आपका है। हम लोग एक तरह से डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को अपनाए हैं। और दूसरा यहाँ पे ये भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कम्युनिस्टिक सोशलिज्म में आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें ये माना जाता है कि जितने भी संसाधन हैं उत्पाद के, जितने भी कारक हैं उत्पाद के, सबका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए और जो निजी संपत्ति है उसको समाप्त कर दिया जाए। तो ये है आपका कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। साम्यवादी समाजवाद या जिसे राज्याश्रित समाजवाद कहा जाता है, जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण हो जाता है और निजी संपत्ति को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है। ये कौन सा समाजवाद है, जो चाइना में आपके शुरुआत में लगा, रसिया में आपके शुरुआत में लगा। तो रसियन सोशलिज्म आपके सोशलिस्टिक सोशलिज्म है, चाइना में यही लगा। बाद में चाइना को समझ में आया कि ये मामला ठीक नहीं है, क्योंकि इससे हमारी जो निजी संपत्ति और जो आपके प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप है, निजी उद्यमी हैं, वो आपके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उन्होंने आपके एक तरह से साम्यवादी समाजवाद में ही पूंजीवाद को जन्म दिया। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ऑन द अदर हैंड हैज फेथ इन मिक्स्ड इकोनॉमी। भारत में जहां पे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म आपका ले आया जाता है वहां पे मिश्रित अर्थव्यवस्था को महत्व दिया जाता है, जहां पे दोनों आपकी निजी संस्थाएं और सरकारी संस्थाएं आपके कार्य करती हैं देश में विकास को ले आने के लिए। दे एग्जिस्ट साइड बाय साइड, ये को एग्जिस्ट करती हैं, सह-अस्तित्व दोनों का होता है और दोनों प्रयत्न करते हैं कि समाज की जो दूरी है, समाज की जो कमियां हैं, समाज में जो ऊंच नीच है, उसको पाटने का प्रयास किया जाए। लार्जली स्टेट की जिम्मेदारी आपकी होती है। तो यहाँ पे लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है,
जहां सार्वजनिक और निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय कहता है, लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, अपेक्षा, बीमार व अवसर की असमानता को समाप्त करना है। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का एम क्या है? इट एम्स टू एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज एंड इनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अवसर की असमता को समाप्त करने का, गरीबी, भूखमरी, बीमारी, जो अज्ञानता है, इसको दूर करने का प्रयास करना है। भारत का समाजवाद मार्क्स का और गांधी का भी आपका मिश्रण आपको देखने को मिलेगा, जिसमें झुकाव ज्यादा आपके गांधी के तरफ आपको देखने को मिलेगा। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का भी मिला जुला रूप है, जिसमें गांधीवाद समाजवाद की ओर ज्यादा जुड़ा हुआ है। अब जो नया आपके आर्थिक नीति आया, इसने हमारे समाजवाद की जो पूर्ण एक तरह से अवधारणा थी उसको चुनौती दिया है, क्योंकि अब ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म तो पाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इसमें प्राइवेट सेक्टर की इंपॉर्टेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया, निजी संस्थाओं का महत्व बढ़ गया और स्टेट की जो इंपॉर्टेंस थी वो कम हो गई। हालांकि आने वाले समय में फिर ये देखने को मिल रहा है कि राज्य शक्तिशाली उतना का उतना है, कमजोर नहीं हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे देश में सोशलिज्म का क्या अर्थ है, ये एक तरह से समझना है। क्लियर है पॉइंट? देखिए कुछ और पॉइंट इसमें समझने का प्रयास करें। अब देखिए जो समाजवाद आपका रहा है, किसका? मार्क्सवाद का, क्योंकि मार्क्स के बेसिस पे ही समाजवाद पूरे विश्व में आपका पनपा है। मार्क्स की ही आइडियोलॉजी रही है, जिसको आपका एक तरह से माना जाता है कि मार्क्स के सिद्धांत पे ही पूरे विश्व में समाजवाद आपका बढ़ा है। हालांकि ये बोला जाता है कि समाजवाद एक ऐसी अवधारणा है जिसके सर पे रखा जाए उसी का आपका शेप ले लेता है। एक ऐसी टोपी है जो भी इसका धारण करने वाला होगा उसी के शेप को वो ग्रहण कर लेगा। तो सोशलिज्म इतनी वेरिएंट है, इतनी आपके विभिन्न प्रकार के समाजवाद हैं कि कोई एक निश्चित तरह का समाजवाद आपको विश्व में देखने को नहीं मिलेगा। गांधी का समाजवाद, नेहरू का समाजवाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का समाजवाद, फैबियन सोशलिज्म, जितने भी लोग हैं, मार्क्सियन सोशलिज्म, जितने भी आपके लोग हैं उतने ही समाजवाद आपको देखने को मिलेगा। तो समाजवाद का कोई एक आदमी कहे कि इसी तरह का समाजवाद पूरे विश्व में है, तो ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म आपका है। मार्क्स कहते हैं कि विश्व में जितने भी आपके एक तरह से संस्थाएं बनती हैं या विश्व में जो भी व्यवस्थाएं बनती हैं, ये शोषणात्मक व्यवस्थाएं होती हैं, जिसमें एक शासन करने वाला होता है और एक जिस पे शासन किया जाता है। जो शासन करने वाला होता है वो ही शोषण करता है। और जनरली पूरे विश्व के ढांचे को आप आर्थिक रूप से परिभाषित कर सकते हैं। इकोनॉमिक सब स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री विल डिटरमाइन द होल थिंग। मतलब ये पूरे विश्व में या पूरे देश में किस बात पे निर्धारित होगा कि आपकी शिक्षा कैसी होगी, आपका एक तरह से घर कैसा होगा, आपकी नौकरी कैसी होगी, आपका पेशा क्या होगा, आप कितने पढ़े लिखेंगे, बेरोजगार होंगे कि नहीं, ये सब कुछ किस पर निर्भर करेगा? आपके देश के आर्थिक व्यवस्था पर निर्भर करेगा। तो ये इकोनॉमिक सिस्टम को ही सबसे ज्यादा प्राथमिक मानते हैं मार्क्स। मार्क्स कहते हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम ही आपके देश का सारा नींव है, यही आपके इतिहास को निर्धारित करेगा, यही आपके भूगोल को निर्धारित करेगा, यही आपके राजनीति को निर्धारित करेगा, ये हर चीज को निर्धारित करेगा। तो इकोनॉमिक इज द एडिफाइस ऑफ ऑल द थिंग्स। अब ये कहते हैं कि जो भी हम इतिहास देखते हैं विश्व का, विश्व के इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो विश्व का इतिहास कुछ नहीं है बल्कि इट इज आपके हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। जो पूरा विश्व का इतिहास है वो इतिहास क्या है? वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो हिस्ट्री इज हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। ये क्या कहते हैं कि ये जो भी आपका विश्व का इतिहास आप देख रहे हैं ये वर्ग संघर्ष का इतिहास है। वर्ग संघर्ष का मतलब समाज में दो वर्ग होते हैं, एक जो शासन करता है और एक जिस पे शासन किया जाता है। लार्जली जो शासन करता है वो ही शोषण करता है, वही आपका एक्सप्लॉयटेशन करता है जो आपके ऊपर शासन कर रहा है, और वो सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या आएगा? उत्पाद के कारक में लैंड आएगा, लेबर आएगा, फिर आपके कैपिटल आएगा, फिर मशीन्स आएंगे, उन सबों को कंट्रोल वो करता है।
इसीलिए वो बहुत शक्तिशाली होता है। अब विश्व में कैसे समता आएगी, तो समता मार्क्स के अनुसार आएगी क्रांति के माध्यम से। इट विल कम बाय द मीन्स ऑफ रिवॉल्यूशन, क्रांति ले आना पड़ेगा। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है, मार्क्स इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म which posit that societal changes is driven by material conditions and class struggle। तो ये कह रहे हैं कि भाई मार्क्स ने कंसेप्ट दिया है ऐतिहासिक, एक तरह से भौतिकवाद का। ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है, ये कहते हैं कि समाज में जो भी परिवर्तन आता है वो भौतिक आपके कारकों से, भौतिक परिस्थितियों से आता है, मटेरियल कंडीशन से आता है और वर्ग संघर्ष से आता है। He argued that every mode of production, including capital, contains inherent contradictions that leads to its eventual downfall. According to Marx, capitalists simplified class antagonism into two major classes, bourgeois and the proletariat class। तो ये कह रहे हैं कि क्लास स्ट्रगल विश्व का इतिहास, वर्ग संघर्ष का इतिहास है, और इसमें एक पूंजीपति होता है, इसको बुर्जुआ क्लास बोलते हैं, और एक मजदूर वर्ग होता है, इसको प्रोलेटेरिएट, सर्वहारा वर्ग कहते हैं। तो ये दो तरह के वर्ग आपके। बात कर रहे हैं समाजवाद का, सोशलिज्म का। अब पहली बात तो आपको ये समझना है कि सोशलिज्म का जो अवधारणा है, इसके जनक कौन है? कार्ल मार्क्स। मार्क्स क्या कहते हैं? मार्क्स कहते हैं, इसको फिगर को बस समझना है, ठीक है, बनाना चाहें तो बना लें आप लोग, हालांकि एग्जामिनेशन में आपके आएगा नहीं, ये जीएस पेपर 1 में आपका है सोशलिज्म, तो वहाँ पे आपको इसका उपयोगिता देखने को मिल सकता है। अब ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जो भी आपके विश्व देखने को मिलता है, तो इनके अनुसार, मार्क्स के अनुसार क्या है? हिस्ट्री इज हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। जो इतिहास हम लोग पढ़ते हैं वो वर्ग संघर्ष का इतिहास है। क्या कहते हैं कार्ल मार्क्स? कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं ये वर्ग संघर्ष का इतिहास हम लोग पढ़ते हैं। वर्ग संघर्ष में इनके अनुसार दो आपके क्लास होती है। एक जो क्लास होती है वो बुर्जुआ क्लास, या कैपिटलिस्ट क्लास, या पूंजीपति, जो भी आप इसको लिखिए, पूंजीपति, बुर्जुआ क्लास या पूंजीपति। ये किस पे शासन करते हैं? ये रूल करते हैं सर्वहारा वर्ग पे। प्रोलेटेरिएट, सर्वहारा वर्ग पे शासन करते हैं। कैसे शासन करते हैं प्रोलेटेरिएट पे? ये शासन करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन नोन एज ब्यूरोक्रेसी। ये किसके माध्यम से शासन करते हैं? ये शासन करते हैं एक तंत्र जिसको आप लोग क्या कहते हैं? नौकरशाही। या आप कह सकते हैं कि जो अधिकारी तंत्र है उसके माध्यम से शासन करते हैं। अब मार्क्स क्या कह रहे हैं? मार्क्स कह रहे हैं कि भाई ये जो आपका रिलेशन है, ये रिलेशन किस चीज पे डिटरमाइन होता है? बुर्जुआ क्लास सर्वहारा वर्ग पे कैसे शासन करते हैं? क्योंकि इनके पास 4 कारक होते हैं किसी चीज को उत्पाद करने के लिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिसको बोला जाता है, उत्पाद के कारक। इन उत्पाद के कारकों पे जो कंट्रोल होता है वो किसका होता है? बुर्जुआ क्लास का। दे कंट्रोल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते क्या है? तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आता है भूमि, लैंड, दूसरा आता है लेबर, तीसरा आता है कैपिटल, चौथा आता है मशीन्स या इंडस्ट्री जो आप कह सकते हैं। तो उत्पाद के कारक में 4 कारक होते हैं, भूमि, मजदूर और पूंजी, और जो भी मशीन आपका है, उद्योग जो लगा रहता है, जो भी आपके इंडस्ट्रियल आपके इक्विपमेंट्स होते हैं।
अब ये कहते हैं मार्क्स की, देखो भाई भूमि अपने आप से कोई पैदा करके नहीं देगा। भूमि को अगर आप छोड़ दीजिएगा तो कुछ दिनों में जंगल बन जाएगा, नेचुरल वेजिटेशन आ जाएगा। एक निश्चित समय के बाद वहां पे प्राकृतिक वनस्पति उपजने लगते हैं अगर आप छोड़ दीजिए तो। और पूंजी भी कुछ अपने आप से नहीं, पैसे को रख दीजिए तो पैसा नहीं बनाएगा ना, पैसे से पैसा बनाना पड़ेगा। आप पैसे से तो काम कर नहीं सकते हैं केवल। और इसमें कैपिटल, इसको एक साथ, और इसमें इन दोनों को एक साथ जोड़ सकते हैं, कैपिटल प्लस मशीन। एक और आप देख सकते हैं इंटरप्रेन्योर, इसमें एक और पॉइंट आप देख सकते हैं। ठीक है, मशीन अपने आप तो चलेगा नहीं, मशीन को चलाने के लिए कोई चाहिए, मशीन अपने आप चलता नहीं है। और एक आपका होता है उद्यमी, जो कि आपके क्या करता है, रिस्क लेता है। उद्यमी भी अकेले क्या कर लेगा, जो आपका अकेले उद्यमी अगर है तो वो भी क्या कर लेगा, एंटरप्रेन्योर है। तो वो कहते हैं कि भाई देखो, जो उत्पाद के कारक होते हैं, उस उत्पाद के कारक में जो सबसे अलग कारक और सबसे मेहनती कारक है वो है मजदूर। यही किसी चीज में गुण जोड़ता है। जैसे कोई भी चीज बनता है तो उसमें बोला जाता है सरप्लस वैल्यू जुड़ता है उसमें। किसी भी चीज में कोई मूल्य जुड़ता है। जैसे मान लीजिए ये है लकड़ी, अब इस लकड़ी को तोड़ के रख दीजिए तो इसकी कीमत क्या होगी, 100-200 रुपये। भाई किलो के हिसाब से 200 बहुत होगा, 200 रुपये, इसमें 4-5-10 किलो जो भी लगा होगा निकाल के रख दीजिए। मजदूर आया, मजदूर ने इसको, जैसे ये आप पार्टीशियन जो आप लोग देख रहे हैं, इस पार्टीशियन की कुल कीमत हम लोग लगाए हैं आपके 15-16 हज़ार रुपये। जो मजदूर आया उसने क्या किया, इस पार्टीशियन को जोड़ा और उसने 12,000 रुपये ले लिए। लकड़ी को जोड़ने का उसने 12,000 रुपये ले लिया। तो ये दीवार की तरह काम कर रहा है, बैठने की तरह काम कर रहा है। तो मूल्य जोड़ा ना इसमें। जैसे ये लकड़ी आपको जाइएगा बाजार में, तोड़ ताड़ के रख दीजिए, 200-300 रुपये में लकड़ी मिल जाएगी आप। उसने जोड़ा मोड़ा जो भी किया, उसने एक डाइस बना दिया। अब डाइस का क्या हो गया, मूल्य हो गया। अब 200 चीज 2,000 रुपये, 200 चीज का मूल्य था जो इसका रॉ मटेरियल, अब इसकी कीमत कितनी है, 2,000 रुपये। मार्केट में जाके लीजिएगा तो आपको 2,000 रुपये 2,500 रुपये में मिलेगा। अब उसने कीमत लगा दिया ना, तो आपके क्या कह रहे हैं, जो आपके कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि देखो भाई, उत्पाद के कारक में 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो भूमि, जहां पे मजदूर काम करेगा वो भूमि कहीं पे तो काम कर नहीं सकता है, फैक्ट्री में काम करेगा या किसी जगह पे काम करेगा, उसको एक स्थान दिया जाएगा जहां पे वो काम करेगा। एक तो हो गया भूमि, जहां पे आपका फैक्ट्री लगा हुआ है। दूसरा, वहां पे मजदूर काम कर रहे हैं। तीसरा, उस जमीन पे भी जब तक आप मशीन नहीं लगाइएगा, औजार नहीं दीजिएगा उसको, जैसे मान लीजिए आप कारपेंटर को उसके औजार ना दीजिए तो एज गुड एज नथिंग है, वो कुछ कर ही नहीं सकता है औजार के बिना। तो औजार दीजिएगा तभी वो कुछ कर सकता है। तो आपको पूंजी लगानी पड़ेगी, औजार के लिए क्या करना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा, और आपको मशीन्स लगाने पड़ेंगे, पूंजी लगानी पड़ेगी। और इन सबों को करने के लिए एक व्यक्ति तैयार होगा जो रिस्क लेगा, जिसको मालूम है कि अगर हमारा ये सारा काम अगर असफल हो गया तो जो भी पैसा हमने लगाया वो डूब जाएगा। मजदूर का क्या है, झोला निकाल के उठा के कहीं और चल देगा। उसको भी क्या करना है, अगर मान लीजिए यहाँ पे नहीं आपका सफल हुआ तो मामला कहीं और, तो उसको तो कुछ लेना देना नहीं है। एक्चुअली में सारा रिस्क कौन ले रहा है, उद्यमी, जो पैसा लगा रहा है, जिसको ये है कि अगर सफल नहीं हुआ तब तो जमीन पे आ जाएंगे, क्योंकि उसने बहुत पूंजी लगाया है, मशीन भी खरीद लिया, जमीन भी खरीद लिया, लेबर भी लगा लिया। मार्क्स कह रहे हैं कि जो सरप्लस वैल्यू जोड़ा जा रहा है वो जोड़ रहा है मजदूर, और जो प्रॉफिट यहाँ पे आता है सरप्लस वैल्यू, जैसे मान लीजिए 200 रुपये की सामान आपकी लकड़ी थी, मजदूर ने लगाया, इसको 2,000 का बना, ये बना, प्रॉफिट कितना आया इसमें, 1,800 रुपये। जो मालिक होगा इस कंपनी का वो मजदूर को कितना देगा, 100 रुपये, और 1,700 रुपया किसके पास रखेगा, अपने पास। तो ये होता है जब भी कोई चीज बनता है। तो मार्क्स कह रहे हैं कि यही शोषणात्मक व्यवस्था, ये व्यवस्था ठीक नहीं है। जो पैसा आ रहा है उस पैसे का सरप्लस जो आएगा वो मजदूर को दीजिए। जो आपके सर्वहारा जो पूंजीपति है वो मजदूरों को बस ऐसा रखते हैं, इतना ही वेतन देते हैं कि वो जिंदा रहें, जिंदा रह के वो बच्चे पैदा कर लें ताकि वो बच्चे वापस उद्योग में काम कर पाए। तो इनके कहने का मतलब ये आपको देखने को
मिलेगा। ये आपका कहना चाह रहे हैं कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर आपका है मजदूर, क्योंकि यही किसी चीज में मूल्य जोड़ता है। अधिक मूल्य कौन जोड़ता है? सरप्लस वैल्यू कौन जोड़ता है? मजदूर। लेकिन सरप्लस वैल्यू का लाभ कौन लेता है? जो कि आपका ओनर है, इंटरप्रेन्योर आपका है। यही मार्क्स कह रहे हैं कि भाई ये जो व्यवस्था है ये ठीक नहीं है, इस व्यवस्था को आपको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। इस व्यवस्था को उखाड़ के फेंकने में अगर ये शांति से मान जाए तो बहुत बढ़िया बात है, अगर शांति से नहीं मानेंगे तो आपके पास क्या चारा बनता है? व्हाट रेमेडी इज देयर? रेमेडी इज टू ओवरथ्रो द एग्जिस्टिंग सिस्टम। तरीका क्या है? तरीका है कि इस पूरे व्यवस्था को उखाड़ के फेंक दीजिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस पूरे सिस्टम को ओवरथ्रो करना पड़ेगा। इस पूरे सिस्टम को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। उखाड़ के फेंकने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको रिवॉल्यूशन ले आना पड़ेगा, क्रांति ले आनी पड़ेगी। अब क्रांति कैसी होगी? क्रांति होगी आपके, शांति से तो ये मानेंगे नहीं, तो क्रांति कैसे ले आनी पड़ेगी? ब्लड शेड, खून खराबा होगा, और ये जो प्रोलेटेरिएट क्लास है वो उखाड़ के फेंक देगा पूंजीपतियों को। और शासन किसका हो जाएगा पूरे विश्व में? शासन हो जाएगा आपके वर्कर्स का। तो ये आपके रूलिंग क्लास बन जाएंगे और ये इनके ऊपर रूल करेंगे। बात को समझ में आ रहा है? ये कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि भाई देखो, पूरे विश्व में शोषणात्मक व्यवस्था है, पूंजीपति शासन करते हैं आपके देश के मजदूरों पे। अब हमारे देश में कौन शासन कर रहा है? अंबानी है, अदानी है। अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। विश्व के पहले ट्रिलियनर इलोन मस्क बने। गरीबी का आलम यह है कि कई जगहों पे भूख मरी है। तो अब ये क्या कह रहे हैं? कार्ल मार्क्स कहेंगे कि ये सिस्टम को उखाड़ के फेंकिए, इलोन मस्क को भी हटाइए, और जितने विश्व के पूंजीपति हैं सबको उखाड़ के फेंको। ऐसे बात नहीं मानेंगे, वो शांति से अपनी संपत्ति नहीं देंगे, शांति से बंटवारा नहीं करेंगे। मेहनत तुम करोगे, फायदा वो उठाएंगे। और यही होता है, कोई भी छोटी मोटी कंपनी आगे बढ़ती है तुरंत खरीद लेते हैं, कोई भी इनोवेशन आता है तुरंत खरीद लेते हैं। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि ये कह रहे हैं कि भाई रिवॉल्यूशन आएगा, रिवॉल्यूशन में इनको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, ऐसे नहीं मानेंगे। और आएगा कैसे? ब्लड शेड रिवॉल्यूशन होगा, खून खराबा होगा। अब ये बताइए, ये जो पूंजीपति हैं ये सर्वहारा वर्ग को किस तंत्र के माध्यम से नियंत्रण कर रहे हैं? हाउ दे आर कंट्रोलिंग द प्रोलेटेरिएट क्लास। बुर्जुआ क्लास और कैपिटलिस्ट क्लास इज कंट्रोलिंग द प्रोलेटेरिएट और सर्वहारा क्लास बाय विच मेथड? बाय विच मीन्स बाय विच इंस्ट्रूमेंट? किससे कंट्रोल कर रहे हैं? नौकरशाही से कंट्रोल कर रहे हैं। क्रांति कितनी आनी चाहिए? क्रांति उतनी ही आनी चाहिए जिसके चलते आप नौकरशाही को उखाड़ के फेंकने में सक्षम हो पा रहे हैं। क्योंकि जैसे आपके कनपट्टी पे किसी ने बंदूक लगा दिया, तो आपके पास कितनी ताकत होनी चाहिए उससे जीतने के लिए? इतनी ताकत होनी चाहिए कि अपने कान से उसकी बंदूक को छीने और उसके कान पे लगा पाए, तभी तो आप उस पर जीत पाइएगा। उसी तरह से जो आपके बुर्जुआ क्लास है वो सर्वहारा वर्ग पे इस तंत्र के माध्यम से आपके शासन कर रहा है। अब कितनी क्रांति आनी चाहिए कि ये उनको उखाड़ के फेंकेंगे? इतनी क्रांति सर्वहारा वर्ग को ले आना पड़ेगा जिससे कि नौकरशाही इनके नियंत्रण में आ जाए, उनके नियंत्रण से हटके, और फिर ये शासक वर्ग हो जाएगा, इन पे शासन करेगा। कुछ समय बाद इनको ये विद्रोह करेंगे क्योंकि इनके पास धन होगा, बल होगा। बुर्जुआ क्लास अभी कमजोर तो हुआ नहीं है, धन बल अभी भी है। विद्रोह करेंगे, नौकरशाही का उपयोग करके वापस इनको अब दबाया जाएगा, और एक समय के बाद ये भी मजदूर बन जाएंगे। तो विश्व में किसका शासन होगा? केवल और केवल मजदूरों का। इसीलिए आपके मार्क्स कहते हैं वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट चेंज। वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट चेंज। विश्व के मजदूर संगठित हो, जंजीरों को खोने के अलावा कुछ भी नहीं है आपके पास। आपकी जो पैरों में बेड़ियां पड़ी हैं यही टूटेंगी और कुछ नहीं आपका जाएगा। तो ये आप, कार्ल मार्क्स ने पहले तो कहा कि विश्व के मजदूर इकट्ठे हो। अब जब इकट्ठे होंगे तो क्या होगा? यही जो आपके प्रोलेटेरिएट क्लास है ये क्या करेगा? ये शासन करने लगा। किस पे शासन करेगा? बुर्जुआ क्लास पे। और ये विद्रोह करेंगे,
तो विद्रोह करेंगे तो इनको दमन करने के लिए इसका उपयोग करेगा ये ब्यूरोक्रेसी का। एक समय के बाद ये भी कमजोर हो जाएंगे और एक इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे मजदूर वर्ग में, तो पूरे विश्व में केवल मजदूरी बचेंगे, कोई और बचेगा नहीं। इसीलिए मार्क्स का जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो क्लासलेस व्यवस्था है। वो कहते हैं कि विश्व में कैसा व्यवस्था बनेगा, वर्ग विहीन, वर्ग होगा ही नहीं कोई, ऊंच नीच, अमीर गरीब, आपके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन सबों का भी कोई मतलब नहीं है। तो वर्ग विहीन व्यवस्था आपके बात करेंगे। विश्व के सारे मजदूर जब इकट्ठे होकर क्रांति करेंगे तो स्टेट का कोई मतलब नहीं रहेगा, तो स्टेटलेस सोसाइटी हो जाएगा, राज्य विहीन सोसाइटी हो जाएगा। वर्ग विहीन, राज्य विहीन, स्टेटलेस। और ये भी मानते हैं मार्क्स की जो धर्म है वो सबसे बेकार चीज है। धर्म को वो कहते हैं रिलीजन इज ओपियम फॉर मासेस। तो रिलीजन लेस सोसाइटी की भी बात करेंगे। मार्क्स का जो तीनों अवधारणा है, वर्ग विहीन, धर्म विहीन और आपके राज्य विहीन समाज की स्थापना करते हैं मार्क्स। इसीलिए मार्क्स को बोला जाता है विश्व स्तर पे, विश्व स्तरीय इनको अराजकतावाद माना जाता है, एनार्की माना जाता है, एनार्किस्ट माना जाता है। गांधी और मार्क्स दोनों एनार्किस्ट हैं, दोनों एनार्की को प्रमोट करते हैं। ठीक है, एनार्की का मतलब अराजकतावाद को प्रमोट करते हैं। कारण क्या है, क्योंकि मार्क्स भी कहते हैं कि राज्य की आवश्यकता नहीं है और गांधी भी कहते हैं कि राज्य की आवश्यकता नहीं है। दोनों लोग राज्य की आवश्यकता को नहीं मानते। ये बात आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका सिस्टम है जो आप देख रहे हैं, ये अब इस्टेब्लिश होगा। तो कार्ल मार्क्स जो कह रहे हैं, अब कार्ल मार्क्स के आइडियोलॉजी पे ही रिवॉल्यूशन हुए विश्व में। एक रिवॉल्यूशन हुआ रसिया में और एक रिवॉल्यूशन हुआ चाइना में। हालांकि इन क्रांतियों के बाद भी जब आपके ये बात हुआ कि विश्व के मजदूर इकट्ठे हों, तो कोई विश्व के मजदूर इकट्ठे नहीं हुए, केवल और केवल रसिया के मजदूर इकट्ठे हुए। वो भी फार्मर वर्ग ज्यादा आपका था, उसमें फार्मर्स ने, मजदूर वर्ग कम थे। चाइना में भी रिवॉल्यूशन हुआ तो फार्मर्स बहुत ज्यादा थे। तो और समाज जो बना वो भी ऐसा नहीं था कि स्टेटलेस सोसाइटी था। रसिया की जो आपकी गवर्नमेंट बनी वो बहुत ताकतवर, और विश्व के सबसे ताकतवर शासकों में रसियन का नाम आता है, रसियन गवर्नमेंट का नाम हो। पुतिन को आप देख ही रहे हैं, कमजोर शासक वहां पे आता है, चल ही नहीं पाता है। बहुत मजबूत शासक की जरूरत पड़ती है रसिया में। एक तो क्षेत्र बहुत बड़ा है, अगल बगल के सारे देश लड़ रहे हैं, सबसे लड़ाई होती रहती है, हॉस्टाइल नेशंस अगल बगल के, हॉस्टाइल पूरा का पूरा इन्वायरमेंट है, कोल्ड सिस्टम पूरा है। शासक कमजोर होगा तो वो और टूट जाएगा। अभी तो 15 देशों में टूटा है, उसके बाद भी पूरे विश्व का सबसे बड़ा देश है, तो और टूटने की संभावना बढ़ जाएगी अगर कमजोर वो हुआ तो। शासक बहुत मजबूत चाहिए वहां पे, लोग बड़े आपके मजबूत हैं, फिजिकली भी, मेंटली भी, हर तरह से वहां पे सशक्त लोग आपके ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो यहां पे आप देखिएगा कि रसिया में और चाइना में रिवॉल्यूशन आया, कहीं पे भी आपका जो मार्क्स का सिस्टम था कि क्लासलेस सोसाइटी होगा, वर्ग विहीन समाज होगा, राज्य विहीन समाज होगा, धर्म विहीन समाज होगा, ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला। हालांकि इन देशों में ये बातें मात्रा में और देशों के मुकाबले ज्यादा देखने को मिलेंगी, लेकिन स्टेटलेस तो नहीं हुआ। वर्ग विहीन होने का प्रयास जरूर किए हैं, धर्म विहीन होने का प्रयास जरूर किए हैं। अमीर और गरीब के बीच की खाई यहाँ पे कम हुई है। तो ये जो आपका रिवॉल्यूशन है, इसी को हम लोग बोलते हैं आपके जो मार्क्सियन रिवॉल्यूशन। मार्क्स के अनुसार हम एक तरह से समाजवाद को ले आने का प्रयास करेंगे, ऐसा नहीं। हम कैसा समाजवाद ले आने का प्रयास करेंगे, जब मार्क्स के फॉलोअर ने देखा कि इनकी क्रांति के बाद भी ऐसी सिस्टम नहीं स्टेब्लिश हो रही हैं, इतनी हिंसा के बाद भी सिस्टम नहीं स्टेब्लिश हो रही हैं। रूस के क्रांति में बहुत लाखों लोग मारे गए और आपके चाइना के क्रांति में लाखों लोग मारे गए, तब भी ये बात नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि भाई हिंसात्मक व्यवस्था हम नहीं अपनाएंगे, समाजवाद को अपनाने के लिए हम किस तरह का व्यवस्था अपनाएंगे, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म।
उसी चीज को हमने अपने देश में अपनाने का प्रयास किया है। तो ये जो लाइन आप लोग पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं यहां पे? Notably, Indian brand of socialism is a democratic socialism and not a communistic socialism. तो भारत का जो समाजवाद है वो किस तरह का समाजवाद है? प्रजातंत्री समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद। साम्यवादी समाजवाद होता तो हम क्या करने का प्रयास करते हैं? साम्यवादी समाजवाद होता तो हम ऊंच नीच को पूरी तरह से समाप्त करने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा? ऊंच नीच को समाप्त करने के साथ साथ हम यहाँ पे हिंसा का भी उपयोग कर सकते थे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। और टोटल आपके ओनरशिप किसके पास हो जाता? पूर्ण स्वामित्व सरकार के पास हो जाता। स्थानीय संस्थाएं हमारे देश में या लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी हमारे देश में काम नहीं करती। तो हमने क्या अपनाया है? हमने अपनाया है आपके डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जिसमें हम समाजवाद को प्रजातंत्री माध्यम से अपनाने का प्रयास करेंगे। ये बात आपका बोला जा रहा है। और रिवॉल्यूशन के माध्यम से नहीं, हम धीरे धीरे प्रयास करके अपने समाजवाद को स्थापित करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब इस बात को समझ लीजिए। क्या बात? नोटेबली इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, नॉट अ कम्युनिस्टिक सोशलिज्म, ऑल्सो नोन एज स्टेट सोशलिज्म, विच इन्वॉल्व्स नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन और एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो जो कम्युनिस्ट सोशलिज्म में है उसमें ये होता है कि जो उत्पाद के कारक हैं सबों का राष्ट्रीयकरण किया जाए और निजी संपत्ति का पूरी तरह से समाप्ति किया जाए। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म हालांकि किस पे विश्वास रखता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था पे विश्वास रखता है, जहां पे निजी संस्थाएं और आपके सरकारी संस्थाएं सह अस्तित्व में रहती हैं, साइड बाय साइड आपके काम करती हैं। एज पर सुप्रीम कोर्ट डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड्स टू एंड। अब डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या आपके प्रयास करता है? गरीबी, भूखमरी, बीमारी, इन सब चीजों को हटाने का प्रयास करता है। और मार्क्स का हमारा समाजवाद मार्क्स के आदर्श को तो लेता है, इन गांधी के आदर्श को ज्यादा महत्व देता है। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। कुछ 2-4 फैक्टर्स और आपको समझने हैं जिसके बारे में आप लोगों को देखना है। कुछ और पॉइंट्स आपके हैं जिनको समझना है। अब एक पॉइंट और आप लोग देख लीजिए, क्या आपका है? ये है आपका डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि पूंजीवाद और समाजवाद में क्या अंतर होता है। देखिए, पूंजीवाद कैसा व्यवस्था होता है? जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आपका लागू होता है ये, और बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज में लागू होता है। और समाजवाद भारत जैसे देश में, चाइना में, रसिया में लागू होता है। पूंजीवाद में अगर आप देखिएगा तो जो स्वामित्व होता है वो सरकार के पास नहीं, किसके स्वामित्व को ज़्यादा महत्व दिया जाता है? निजी स्वामित्व को ज़्यादा महत्व, प्राइवेट प्रॉपर्टी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। सरकारी संपत्ति को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। हालांकि सरकारी संपत्ति भी आपको देखने को मिलेगा। जो ये आपका एक तरह से कैपिटलिज्म का आदर्श हैं, कैपिटलिज्म के जो फाउंडर आपके हैं वो हैं आपके एडम स्मिथ साहब। वो मानते हैं अदृश्य हाथ के सिद्धांत पे सारा काम होता है, लॉ ऑफ इनविजिबल हैंड। लॉ ऑफ इनविजिबल हैंड क्या होता है कि जो मार्केट में कैसे आपका डिपेंड करेगा कि मार्केट इफिशिएंटली काम करे। तो वो मानते हैं कि मार्केट आपका इफिशिएंटली काम करता है बाय मीन्स ऑफ, थोड़ा समझ लीजिए, जैसे ये क्या कह रहे हैं, आपके कैपिटलिज्म में जो मेजर आपके प्रतिपालक हैं वो इनके फाउंडर ही हैं कार्ल मार्क्स, अरे वो एडम स्मिथ।
एडम स्मिथ कह रहे हैं कि भाई देखो अदृश्य हाथ का सिद्धांत होता है, लॉ ऑफ इनविजिबल हैंड, लॉ ऑफ इनविजिबल हैंड काम करता है, अदृश्य हाथ काम करता है पूंजीवाद में। अदृश्य हाथ का मतलब क्या है? अदृश्य हाथ का मतलब लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई आपका काम करता है। पूरे विश्व में क्या काम करता है? मांग और पूर्ति का सिद्धांत काम करता है। जिस चीज की मांग होगी उसी चीज की पूर्ति आपकी की जाएगी, और धीरे धीरे इसमें क्या होगा? कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन के वजह से क्योंकि कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, तो प्रतिस्पर्धा की वजह से आपको अपने गुणवत्ता को भी बढ़ाना पड़ता है और आपके अपने मात्रा को भी बढ़ाना पड़ सकता है। तो क्वालिटी क्वांटिटी दोनों इंक्रीज करते हैं गुणवत्ता की वजह से। ये भी होता है कि इफिशियंसी, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस सब कुछ बढ़ता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिस्टम आपका है, जो सबसे अच्छा उत्पाद करेगा, जो सबसे अच्छा काम करेगा वही आगे बढ़ सकता है। कोई स्टेट प्रोटेक्शन आपका नहीं होता है। तो यहाँ पे जो अदृश्य हाथ आपका है वो कौन सा अदृश्य हाथ? ये बोल रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मांग और आपूर्ति पे। लेकिन जो आपके एडम स्मिथ बात कर रहे हैं वो तभी काम कर सकता है जब पूरे विश्व में परफेक्ट कंपटीशन आपका लागू हो, पूर्ण प्रतिस्पर्धा पूरे विश्व में चले। पूरे विश्व में किस तरह की प्रतिस्पर्धा हो? आपके बहुत पूर्ण प्रतिस्पर्धा, स्पष्ट प्रतिस्पर्धा आपकी हो, उसमें कोई किसी तरह का चोरी नहीं हो, किसी तरह की कोई खराबी आपकी ना हो, तभी जाके सिस्टम काम कर सकता है, अन्यथा ये काम नहीं करेगा। एक्चुअली में देखा जाता है कि पूरे विश्व में पूर्ण प्रतिस्पर्धा लागू ही नहीं होता है। बहुत जगहों पे अगर आप देखिएगा तो प्रतिस्पर्धा में कमी आपको देखने को मिलता है, प्रतिस्पर्धा उतना अच्छा होता ही नहीं है पूरे विश्व में। तो हर समय परफेक्ट कंपटीशन नहीं होता, कंपटीशन में बहुत आपके घोटाले होते हैं, कंपटीशन में बहुत तरह की कमियां होती हैं, परफेक्ट कंपटीशन होता नहीं, मोनोपोली क्रिएट कर दिया जाता है। इसलिए जो आपके इनका सिद्धांत है लॉ ऑफ इनविजिबल हैंड वो भी काम नहीं करता पूरे विश्व में। लेकिन यहाँ पे पूंजीवाद में प्राइवेट ओनरशिप को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। आप संपत्ति खरीद सकते हैं, आपकी संपत्ति को कोई ले नहीं सकता, गवर्नमेंट ले सकती है लेकिन गवर्नमेंट को मुआवजा देना पड़ेगा। समाजवाद में सरकार आपकी संपत्ति को सीमित कर सकती है, संपत्ति ले भी सकती है और हो सकता है आपको बिना मुआवजे के ही आपकी संपत्ति आपसे ले ले। ये बात आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ अंतर है, जैसे इसमें पहले देख लीजिए, एसेट्स ओन्ड बाय प्राइवेट फर्म्स, एसेट ओन्ड बाय गवर्नमेंट और कॉर्पोरेटिव्स। तो यहाँ पे जो संपत्ति है वो निजी संस्थाओं के, संपत्ति का स्वामित्व निजी संस्थाओं के पास है, यहाँ संपत्ति का स्वामित्व सरकार के पास या सहकारिता के पास है। यहाँ पे इक्वलिटी कैसे आपका होगा या इनकम कैसे डिटरमाइन होगा, आय कितना आपका होगा? आय जो आपका होगा वो जो आपके मार्केट के फोर्सेज हैं, बल हैं, उनके द्वारा निर्धारित होगा कि कोई व्यक्ति कितना आय पाएगा, कितना उसका इनकम होगा, क्या आय होगा। वो जो बाजार की शक्तियां हैं वो निर्धारित करेंगे कि आपको कितना आय मिलेगा। इसमें कोई लिमिट नहीं है कितना आय मिल सकता है। यहाँ पे क्या होता है? आय का पुनः वितरण होता है। तो आप अगर बहुत ज़्यादा पा भी गए तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा होना नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नमेंट टैक्स लगा के आपसे जो एक्स्ट्रा आय आपने कमाया है वो ले सकती है और उसको वापस गरीबों में बांट देगी। पुनः वितरण होगा। जो आपके मूल्य हैं उनका निर्धारण कैसे होता है? पूंजीवाद में मूल्य का निर्धारण होता है मांग और आपूर्ति के अनुसार। यहाँ पे सरकार आपके एक तरह से मूल्य का निर्धारण करती है। जैसे तेल का दाम देख लीजिए, तेल का दाम पूरे विश्व में बहुत कम भी होता है तो सरकार कम नहीं करती कई बार, और तेल का दाम विश्व में बहुत ज्यादा बढ़ भी जाता है तो भी सरकार उस स्पीड से नहीं बढ़ाती है, क्योंकि हम मांग और आपूर्ति पे निर्भर नहीं करता। प्राइस डिटर्मिनेंसी होता है, सरकार आपके मूल्य का निर्धारण करती है। इफिशियंसी, यहाँ पे मार्केट इंसेंटिव्स इनकरेज टू कट कॉस्ट। जो मार्केट आपका होता है, बाजार जो आपका होता है, बाजार के कुछ उत्प्रेरण होते हैं जो आपको कीमतों को काटने में मजबूर कर देते हैं। वो क्या है कि भाई अगर आपका सामान महंगा होगा तो कोई खरीदेगा ही नहीं, गुणवत्ता नहीं होगा कोई खरीदेगा ही नहीं। गवर्नमेंट ओन्ड फर्म्स है फीवर इंसेंटिव्स टू बी इफिशिएंट। सरकारी संस्थाओं को बहुत कम उत्प्रेरणा होती है कि वो कार्यकुशल बने,
क्योंकि उनको मालूम है कि भैया उनका सारा पैसा फिक्स आ रहा है, आराम से काम करेंगे, नहीं भी करेंगे तो भी जो होना है वो होगा, इस सैलरी मिलेगा ही, कोई समस्या नहीं है। एक बार सरकारी नौकरी में घुस जाना है उसके बाद तो बहुत चीज़ फिक्स हो जाती है। प्राइवेट सेक्टर में बड़ी हालत ख़राब है, किसी भी पद पे आप बैठे हुए हैं, आप थोड़ा सा भी आराम तलब हुए तो वार्निंग आनी शुरू हो जाएगी कि भैया थोड़ा काम करो, जितना सैलरी उठा रहे हो उतना काम नहीं कर रहे हो, और खुद आप सैलरी नहीं उठा पाएगा अगर आप काम नहीं करिएगा तो। टैक्सेज, पूंजीवाद में जो कर होते हैं बहुत सीमित कर होते हैं, सरकार की जो खर्चे होते हैं बहुत कम होते हैं। सरकार आपको शिक्षा नहीं देती, सरकार आपको खाना नहीं देती, सरकार आपको नौकरी नहीं देती, सरकार आपके लिए बहुत ज़्यादा कोई स्पेंडिंग नहीं करती, आपको सोशल सिक्योरिटी नहीं प्रदान करती। यहाँ पे समाजवाद में जो प्रगतिशील कराधान व्यवस्था है, उच्च कोटि का प्रगतिशील कराधान व्यवस्था है, सरकारी सेवाओं में बहुत मात्रा में पैसा खर्चा किया जाता है, हाई एक्सपेंडिचर होता है पब्लिक सर्विसेज में। भारत में देख लीजिए, सरकार 5 लाख तक का आपको हेल्थ सर्विस दे के रखी हुई है, सरकार शिक्षा 8वीं क्लास तक फ्री करके रखी हुई है। उसमें भी अगर आप देखिएगा तो कुछ और आगे बढ़िएगा पढ़ने में तो कई तरह की छात्रवृत्तियाँ हैं, कई तरह के गवर्नमेंट के मॉडल कॉलेजेज हैं जिनमें एडमिशन मिल जाए तो फीस बहुत कम होता है। अगर आप उस तरह के हैं तो आपको मिल जाएगा, पैसा बहुत कम लगेगा। ठीक है, सरकार आपके स्वास्थ्य को देख रही है, सरकार आपके शिक्षा को देख रही है, सरकार आप बेरोजगार हैं, किसी लायक नहीं है तो VBG राम में आपको नौकरी दे देगा, जो आपका मनरेगा रहा तो उसमें नौकरी दे देगा आपको। ठीक है, तो बड़े सारे क्षेत्रों में सरकार आपको क्या कर रहा है, गेहूं चावल फ्री में बांट ही रहा है, 80 करोड़ लोगों को दे रहा है। आपके फार्मर्स को 2000 रुपये आपके हर 3 महीने की कि 4 महीने पे उनके अकाउंट में डाल देता है। तो इस तरह के बड़े सारे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रहा है, हालांकि वो टैक्स से ही लेता है, लोगों से टैक्स लेके खर्चा करता है। हेल्थ केयर जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो स्वतंत्र बाजार को छोड़ दिया गया कि बाजार देखेगा भैया कौन सा हेल्थ केयर आपको मिलना है। यहाँ पे हेल्थ केयर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट फ्री एट पॉइंट ऑफ, सरकार यहाँ पे क्या करती है, स्वास्थ्य व्यवस्था को सरकार सुनिश्चित करती है और कई जगहों पे निःशुल्क आपको सुनिश्चित करती है। प्रॉब्लम्स इन इक्वलिटी मार्केट फेलियर मोनोपोली, इसमें क्या है कि पूंजीवाद में समस्याएं क्या हो सकती हैं, असमता हो जाएगा बहुत ज़्यादा, बाजार विफल हो सकता है, एकाधिकार आपका कोई स्थापित कर सकता है कि केवल वही इतना ताकतवर हो जाए कि वही आपका चले। गूगल है, मेटा है, ये सब आपके यूट्यूब है, ये सब अपने क्षेत्रों में एकाधिकार बना के रखे हुए हैं बहुत जगहों पे। ठीक है, इनएफिशिएंसी इन स्टेट इंडस्ट्री, लेस इंसेंटिव। अब यहाँ पे क्या है, सोशलिज्म में जो आपके राज्य की उद्योग हैं उनको कोई प्रेरणा ही नहीं होता कोई काम करे, बहुत कम उनको एक तरह से उत्प्रेरण मिलता है, बहुत उनको कम उत्साह मिलता है किसी चीज़ को करने के लिए। एडवांटेजेज, गतिशील अर्थव्यवस्था होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नवाचार करने के लिए और आर्थिक प्रगति बढ़ाने के लिए आपको इंसेंटिव, मुआवजा मिलता रहता है, प्रेरणा मिलता रहता है। यहाँ पे क्या होता है, समाजवाद में समता को बढ़ावा दिया जाता है, अटेम्प्ट्स टू ओवरकम मार्केट फेलियर, ये बाजारी विफलता को आपके सुनिश्चित करता है कि बाजारी विफलता ना हो, उससे बचने का काम आपका करेगा। तो ये बातें आप देख सकते हैं जो यहाँ पे मेजर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आप लोगों को जानना है। वो तो सांप्रदायवाद होता है, कम्युनिज्म, एक कॉम्युनलिज्म होता है, एक कम्युनिज्म होता है। सोशलिज्म का ही जो सबसे उत्कृष्ट आपका व्यवस्था उसको कम्युनिज्म बोला जाता है। जो कम्यून सिस्टम आपका कार्ल मार्क्स का जो सबसे चरम सीमा है उसको कम्युनिज्म बोला जाता है। जो सोशलिज्म के बाद ही आपका आता है, जो स्टेटलेस, क्लासलेस और रिलीजनलेस सोसाइटी है, वही कम्युनिज्म। हाँ हाँ, आप कह सकते हैं, एक बार को कह सकते हैं। हालांकि कहीं पे भी मार्क्स का सिस्टम काम नहीं किया पूरी तरह से आने के लिए आपको स्टेटलेस बनाना पड़ेगा। कौन सा राज्य विहीन हो रहा है, स्टेटलेस तो है नहीं। रसिया बहुत ताकतवर राज्य है, जो शासक है बहुत ताकतवर है, स्टेटलेस नहीं है। रिलीजनलेस
प्रयास किया रसिया ने। आपका रिलीजन पर्सनल मैटर है, सड़क पे उतर के आप अपने रिलीजन को गा नहीं सकते हैं। जैसे यहाँ जुलूस निकाल दिया, माइक लगा दिया, चिल्ला रहे हैं जितना मन किया, ढोल ताशा सब बजा ही रहे हैं। और सोशलिज्म, वही कम्युनिज्म आपका सोशलिज्म का चरम सीमा है। द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सोशलिज्म इज कम्युनिज्म, ठीक है। जो चरम सीमा माना जाता है समाजवाद का, उसी को हम बोलते हैं कम्युनिज्म। तो डोमिनेट करके वो क्या हो जाएगा, वो ओनर हो जाएगा। मालिक कौन बन जाएगा, मजदूर। तो यहां पे ये जो स्टेप आप देख रहे हैं, ये वाला स्टेप, प्रोलेटेरिएट विल बिकम द ओनर एंड बुर्जुआ के ऊपर ये बैठेंगे। किससे कंट्रोल करेंगे, ब्यूरोक्रेसी से। तो वर्कर्स विल बी द ओनर, वर्कर्स विल बी द रूलिंग क्लास। तो ये स्टेप आपका क्या बोला जाता है, सोशलिज्म। फाइनल जो स्टेज है आपका सोशलिज्म का, उसी को हम कम्युनिज्म बोलेंगे। देखिए आपका कम्युनिज्म इज द फाइनल गोल, अ क्लासलेस, मनीलेस, स्टेटलेस, रिलीजनलेस society where everyone gets what they need, everyone according to its need, to everyone according to his work। सबको उसकी आवश्यकता के अनुसार और सबको उसके कर्म के अनुसार आपका धन मिलेगा। यहाँ पे कोई भी आपका राज्य नहीं होगा, राज्य विहीन, वर्ग विहीन और धर्म विहीन समाज जो बनता है, वो लास्ट स्टेज आपका होता है कम्युनिज्म। तो वो कहीं पे भी आपका स्टेब्लिश नहीं हुआ। थिंक ऑफ इट लाइक बिल्डिंग अ ट्री हाउस। सोशलिज्म इज बाइंग द वुड, बिल्डिंग द वॉल्स, सेटिंग अप द रूल्स विथ एवरीवन शेयरिंग द वर्क। कम्युनिज्म इज द फिनिश्ड परफेक्ट ट्री हाउस वेयर एनीवन कैन जस्ट कम एंड एंजॉय इट फ्रीली। तो ये आपका है जो बोला जा रहा है, ठीक है। द लोअर फेज सोशलिज्म, द हायर फेज कम्युनिज्म। Over time, the need for government and money fades away. Everyone works for the good of the community, and goods and services are given based on individual. सब कोई समाज के लिए काम करता है और आपको जो संसाधन है, वो आपकी सेवाएं, आपको जो संसाधन है वो आपकी जरूरतों के अनुसार दिया जाएगा। Socialism, working class takes over government and the economy. Major resources in factory are owned by the public. In this stage, people are generally paid or rewarded based on how much they work or कंट्रीब्यूट। जितना मेहनत करेंगे, जितना काम करेंगे, उतना पैसा दिया जाएगा। इसी का जो ऊपर वाला फेज है, वहाँ पे धन और आपके सरकार का महत्व खत्म हो जाएगा। सबको आपके सब कोई समुदाय के लिए काम करेगा। तो जो सेवाएं हैं, संसाधन हैं, वो जैसी जिसकी ज़रूरत पड़ती है उसको वैसे दे दिया जाएगा। ये आपके चरम सीमा है। और ये बोला जाता है ना कि आपके गांधी एंड मार्क्स आर आइडियलिस्ट, आदर्श हैं, इनके पास पहुंचना संभव नहीं। आदर्श की जाने का हम प्रयास कर सकते हैं, आदर्श बनने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आदर्श नहीं हो पाते हैं। गांधी कहते हैं एक थप्पड़ मारे कोई दूसरा दे दो। अब यहाँ थप्पड़ मारने वाले लोग इतने, इसका कोई हिसाब ही नहीं। तो कहाँ से आप अपना गाल देते रहिएगा, समस्या तो यही है ना। तो आपके गांधी को एक आदर्श के रूप में माना जाता है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। तो यहां पे वही आपका साम्यवाद भी है। साम्यवाद चरम सीमा है आपके सोशलिज्म का। अंतर भी है इन दोनों में, अंतर भी है। तो हमने रिलेशन देखा, अंतर भी आपको देखने को मिल सकता है कि डिफरेंस और ऑल्सो देयर, और वो स्टेजेज में आपके देखने को मिलेंगे। सोशलिज्म इज अ ट्रांजिशनल इकोनॉमी फ्रेमवर्क अलाउ फॉर मिक्स्ड ओनरशिप एंड डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। तो सोशलिज्म में आप क्या कर सकते हैं, प्रजातंत्री सुधार कर सकते हैं, मिक्स फ्रेमवर्क, मिश्रित अर्थव्यवस्था आपका हो सकता है। साम्यवाद में अल्टीमेट आपका लक्ष्य है वो क्या है, स्टेटलेस, क्लासलेस, मनीलेस सोसाइटी आपके बनाने का। सोच लीजिए कितनी बड़ी बात आपका है। राज्य भी, इसीलिए कहते हैं विश्व के मजदूर इकट्ठे हो, जंजीरों को खोने के लिए कुछ भी नहीं, जंजीरों के अलावा खोने के लिए कुछ भी नहीं। विश्व के मजदूर इकट्ठे ही नहीं हुए, रसिया के केवल इकट्ठे हुए। नेशनलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजी
जो कि आपको एक तरह से साथ भी ले आता है, दूर भी कर देता है। तो रसिया के लोग, केवल रसिया के ही लोग इकट्ठे हुए हैं, अब उसमें भारत के लोग क्यों इकट्ठे होंगे? भारत वाले थोड़े बहुत सहायता किए हैं, ओमन राय 1900 आपके जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तब भी साथ गए, और 62 में भी चाइना के नाम पे कुछ आपके हो गए, फिर उनको देशद्रोह हम लोग कहने लगे उनको खोज खोज के पीटना शुरू कर देते हैं, बच गए, वो हुआ नहीं हमारे देश में ऐसा। तो सोशलिज्म अलाउ फॉर अ मिक्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट ओनरशिप। की इंडस्ट्रीज हेल्थ केयर आर टिपिकली स्टेट ओन्ड, हेवीली रेगुलेटेड, व्हाइल स्मॉल बिजनेस आर पर्सनल। कम्युनिज्म कॉल्स फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ प्राइवेट। पूर्ण रूप से आपकी निजी संपत्ति को समाप्त कर दिया जाएगा, सब कुछ आपके सामूहिक होगा, राज्य के पास भी नहीं, सामूहिक होगा, राज्य भी नहीं रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, पीपल आर जनरली कंपनसेटेड बेस्ड ऑन इंडिविजुअल लेवल ऑफ कंट्रीब्यूशन, एफर्ट और स्किल। लोगों को उनके कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग हम देते हैं, जो वो सहयोग करते हैं, जो वो कार्य करते हैं उनके अनुसार। यहाँ पे लोगों को उनके कार्य के अनुसार नहीं दिया जाता, लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार दिया जाता। टू एवरी वन अकॉर्डिंग टू हिज कंट्रीब्यूशन, टू एवरी वन अकॉर्डिंग टू हिज नीड। इस पे हम लोग पहुंच जाते हैं। फिर पॉलिटिकल गवर्नेंस, सोशलिज्म ऑपरेट्स विद इन डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। यहाँ पे डिक्टेट्स अ सेंट्रलाइज्ड प्लान इकोनॉमी, प्रोपोनेंट्स इमेजिन इवेंचुअल डिवोल्यूशन ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। अंत में सरकार ही समाप्त हो जाएगा और राज्य ही समाप्त हो जाएगा, क्लास डिस्टिंक्शन भी समाप्त हो जाएगा। तो ये बात आपको देखने को मिलेगा। अब अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मार्क्सिस्ट थ्योरी, सोशलिज्म स्टेपिंग स्टोन और लोअर फेज रिक्वायर्ड इवेंचुअली टू रीच द यूटोपियन हायर फेज ऑफ modern practice. Nations like Cuba, Vietnam identify as socialist states working towards long-term communist goal, whereas democratic socialists like Sweden maintain capitalist market while heavily taxing to fund public welfare. ये बात आपको देखने को मिलेगा। अब ये तो हो गया सोशलिज्म और आपके उसके बीच में अंतर आपने देखा, आपके कैपिटलिज्म के बीच में अंतर देखा। इसको थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिए, बता दे रहे हैं आपको। पहला लिखिए स्वामित्व, पूंजीवाद, समाजवाद। स्वामित्व में लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, पूंजीवाद में संपत्तियों का स्वामित्व निजी संस्थाओं के पास है, संपत्तियों का स्वामित्व निजी संस्थाओं के पास है। इधर लिखिएगा समाजवाद में संपत्तियों का स्वामित्व सरकार, संपत्तियों का स्वामित्व सरकार या सहकारिता के पास, कॉपरेटिव्स। सहकारिता, कॉपरेटिव्स के पास। फिर दूसरा खंड, दूसरा इसमें मुख्य अंतर, मुख्य आपका जो मानदंड होगा वो है समता, इक्वलिटी। पूंजीवाद में लिखिएगा आय का निर्धारण, आय का निर्धारण बाजारी शक्तियों द्वारा किया जाएगा, आय का निर्धारण बाजारी शक्तियों द्वारा किया जाएगा। आय का निर्धारण बाजारी शक्तियों द्वारा किया जाएगा। इसमें लिखिएगा आपका सोशलिज्म में आय का पुनः वितरण होगा, आय का पुनः वितरण होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आय का पुनः वितरण होगा। फिर इसमें लिखिएगा मूल्य, तीसरा जो पॉइंट लिखिएगा वो मूल्य, मूल्य लिखिएगा पूंजीवाद में मूल्य का निर्धारण मांग और आपूर्ति के द्वारा किया जाएगा, मूल्य निर्धारण मांग आपूर्ति द्वारा, मूल्य का निर्धारण मांग और आपूर्ति के द्वारा। इधर लिखिएगा समाजवाद में सरकार द्वारा मूल्य पर नियंत्रण, प्राइस कंट्रोल, सरकार द्वारा मूल्य पर नियंत्रण।
फिर लिखिएगा कार्यकुशलता। कार्यकुशलता में लिखिएगा कीमतों को कम करने के लिए बाजार प्रोत्साहित करता है। कीमतों को कम करने के लिए बाजार उद्योगों को प्रोत्साहित करता है। कीमतों को कम करने के लिए बाजार उद्योगों को प्रोत्साहित करता है। भई नहीं करोगे तो मर जाओगे, कम दाम करना पड़ेगा, गुणवत्ता बढ़ानी पड़ेगी, कंपटीशन बढ़ाना पड़ेगा। इधर लिखिए सरकारी स्वामित्व वाले उद्योगों को कार्यकुशल होने के लिए कम प्रोत्साहन है। कार्यकुशल होने के लिए कम प्रोत्साहन है। कार्यकुशल होने के लिए कम प्रोत्साहन है। फिर लिखिएगा कर। सीमित कर ऑब्लिक सरकार द्वारा सीमित व्यय। सीमित कर ऑब्लिक सरकार द्वारा सीमित व्यय। इधर लिखिएगा समाजवाद में उच्च प्रगतिशील कर। उच्च प्रगतिशील कर सरकार द्वारा लोक सेवाओं पर सरकार द्वारा उच्च सेवाओं पर ज़्यादा खर्च किया जाता है। ज़्यादा खर्च। इधर लिखिएगा फिर अगला जो पॉइंट बनाएगा स्वास्थ्य देखरेख। स्वास्थ्य देखरेख हेल्थ केयर। इसमें लिखिएगा स्वास्थ्य देखरेख को स्वतंत्र बाजार पे छोड़ दिया गया है। स्वास्थ्य देखरेख को स्वतंत्र बाजार पे छोड़ दिया गया है। स्वास्थ्य देखरेख को स्वतंत्र बाजार पे छोड़ दिया गया है। इधर लिखिएगा स्वास्थ्य देखरेख को सरकार द्वारा निःशुल्क प्रदान किया जाता है। स्वास्थ्य देखरेख को सरकार द्वारा निःशुल्क प्रदान किया जाता है। फिर लिखिएगा समस्याएं। इसमें लिखिएगा पूंजीवाद में असमता, बाजार विफलता और एकाधिकार। असमता, बाजार विफलता और एकाधिकार। असमता, बाजार विफलता और एकाधिकार। इधर लिखिएगा समाजवाद में लिखिए राज्य उद्योगियों द्वारा अकुशलता। राज्य उद्योगियों द्वारा अकुशलता। राज्य उद्योगियों द्वारा अकुशलता और कम लाभ
या प्रोत्साहन, कम लाभ या प्रोत्साहन। फिर लिखिए फायदा, पूंजीवाद का फायदा और समाजवाद का। पूंजीवाद लिखिए, गतिशील अर्थव्यवस्था, आर्थिक प्रगति और नवाचार के लिए प्रोत्साहन, आर्थिक प्रगति और नवाचार के लिए प्रोत्साहन। अगला लिखिए, इसमें समाजवाद में समता को बढ़ावा देना, समता को बढ़ावा देना। और लिखिएगा इसी में बाजार विफलता, बाजार विफलता को काबू पाने का प्रयास करना, बाजार विफलता को काबू पाने या नियंत्रण करने का प्रयास करना। अब इसमें लिख लीजिए कुछ प्रमुख मामले जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किए हैं। इसमें एक लिख लीजिए केशवानंदन भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला 1973। इसमें लिख लीजिए क्या आपका डिसाइड हुआ है। इसमें कोर्ट ने कहा है कि समाजवाद हमारे मूल ढांचे का अभिन्न अंग है। तो कोर्ट हेल्ड दैट सोशलिज्म इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक पॉइंट ये इसमें स्टार बना के लिख लीजिएगा। समाजवाद में क्या कहा है, न्यायालय ने कहा है कि समाजवाद भारत के मूल ढांचे का अभिन्न अंग है। न्यायालय ने किस केस में लिख रहे हैं आप लोग, केशवानंदन भारती बनाम केरल राज्य। इसमें क्या कहा है न्यायालय ने कि समाजवाद भारत के मूल ढांचे का अभिन्न अंग है। समाजवाद भारत के मूल ढांचे का अभिन्न अंग है। आपके समाजवाद भारत के मूल ढांचे का अभिन्न अंग है। समाजवाद संविधान के मूल ढांचे का अभिन्न अंग है। संविधान के मूल ढांचे का अभिन्न अंग है। ठीक है, ये केशवानंदन भारती में आपका कहा गया है। फिर इसी चीज को मिनर्वा मिल्स केस में दोबारा दोहरा दिया गया है। तो अगर आप देखिएगा तो यही बात आपके मिनर्वा मिल्स केस में सेकेंड टाइम रिपीट किया गया है। और वो क्या कहा गया मिनर्वा मिल्स केस में, सुप्रीम कोर्ट रीअफर्म्ड दैट गोल्स ऑफ सोशलिज्म एंड इकोनॉमिक जस्टिस आर इंटीग्रल टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये आपका एक पॉइंट और लिख लीजिए। मिनर्वा मिल्स केस में उच्चतम न्यायालय ने अपनी बात को पुनः दोहराया। उच्चतम न्यायालय ने अपनी बात को पुनः दोहराया और कहा कि समाजवाद और आर्थिक न्याय, और कहा कि समाजवाद और आर्थिक न्याय संविधान के मूल ढांचे के अभिन्न लक्ष्य हैं। समाजवाद और आर्थिक न्याय संविधान के मूल ढांचे के अभिन्न लक्ष्य हैं। संविधान के मूल ढांचे के अभिन्न लक्ष्य हैं।
ठीक है, तो ये हो गया जो आप लोगों को जानना है। अब समाजवाद को पाने में क्या चुनौतियां हैं, ये एक बार देख लीजिए। थोड़ा सा एक पॉइंट और देख लीजिए, उसके बाद इस पे हम लोग आएंगे। ये बात आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, रेयर चांस है, कि क्या भारत एक समाजवादी देश है? इज इंडिया अ सोशलिस्ट कंट्री? क्या भारत एक समाजवादी देश है? इज इंडिया अ सोशलिस्टिक कंट्री? क्या भारत एक समाजवादी देश है? तो इसमें आप जो भी लिखना होगा वो तो लिखिएगा ही कि 42वें संविधान संशोधन से इस शब्द को जोड़ा गया, और शब्द को जोड़ने के पहले से ही हमारे संविधान के अंदर मूलभूत इसके लक्षण आपको देखने को मिलेंगे नीति निरूपण सिद्धांतों में। उसके बाद आप इस बात को शुरू करिएगा। तो पक्ष में देखिए क्या क्या बातें हैं जिस पे हम कहेंगे कि हाँ हमारे देश में समाजवाद है, और विपक्ष में देखिए क्या क्या बातें आप देखिएगा कि जिस पे हम कहेंगे कि नहीं भाई हमारे देश में समाजवाद की समस्या है या चुनौती है। तो पक्ष में देखिएगा, गवर्नमेंट का जो टैक्सेशन सिस्टम है वो कैसा टैक्सेशन सिस्टम है। इकोनॉमिक एक्सपेक्ट में अगर आप बात करिएगा तो आर्थिक रूप से अगर आप देखेंगे, इकोनॉमिक एक एंगल हम देखेंगे इसमें, इकोनॉमिक एंगल में अगर आप देखिएगा तो कौन कौन से पॉइंट आपको आर्थिक रूप में देखने को मिलेंगे। अभी भी गवर्नमेंट क्या करता है, जैसे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पाद के कारक अगर आप देखिएगा तो बहुत सारे तो नहीं, प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ उत्पाद के कारक में गवर्नमेंट के पास भी ओनरशिप है। गवर्नमेंट ने अभी भी क्या कर रखा है, महारत्ना बना रखा है, नवरत्ना बना रखा है, मिनी रत्ना बना रखा है, और इनके माध्यम से वो उत्पाद करता है। तो ऐसा तो है नहीं कि सरकार ने पूरा हाथ खड़ा कर दिया कि नहीं भैया सब कुछ प्राइवेट सेक्टर ही ले लो। कोयले के लिए कोल इंडिया है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत सारे आपके हैं, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, PGCIL है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, NTPC है, ठीक है, बैंकों में SBI है हमारे पास, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, हेल्थ सिस्टम में बहुत सारे आपके एम्स हैं और भी बहुत सारे गवर्नमेंट के पास हैं। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन अभी भी इनके पास है, महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना के माध्यम से ये उत्पाद कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। ये जो आपके गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ये गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस या गवर्नमेंट के जो PSUs होते हैं, जो लोक उपक्रम होते हैं, सरकारी उपक्रम जिसको बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, लोक उपक्रम, इनका मुख्य मंशा क्या होता है, ये क्षेत्रीय असमता को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। रीजनल डिस्पैरिटी, क्षेत्रीय असमता को समाप्त करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कई बार इनको ऐसे जगहों पे खोला जाता है जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर सोचेगा भी नहीं जाने के लिए, और जब वहाँ पे जाते हैं तो नौकरी वहाँ पे लोगों को मिलती है, स्थानीय लोगों पे आपके एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और बड़े सारे संसाधनों का विकास होता है। तो वहाँ पे आपके रीजनल डिस्पैरिटी, क्षेत्रीय असमानता जो है उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। सेकेंड पॉइंट आप ये भी देख सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करते हैं, लोगों को नियोजन भी देते हैं। तीसरा बात आप ये भी देख सकते हैं कि इनमें आरक्षण की नीति भी लागू होती है, रिजर्वेशन पॉलिसी भी इनमें लागू होता है, जिससे हम आपके और जस्टिस आपके कर सकते हैं। तो ये सब बातें आपको देखने को मिलेंगी जो पक्ष में हम लोग बात कर रहे हैं कि क्यों हमारे देश में समाजवाद स्थापित है। तीसरा बात आप ये देख सकते हैं कि सरकारी सेवाओं में अभी भी आरक्षण आपको देखने को मिलेगा। चौथा बात आप ये भी देख सकते हैं कि हमारे देश में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है, प्रगतिशील कराधान व्यवस्था है। प्रगतिशील कराधान व्यवस्था में क्या आपको देखने को मिलेगा, जैसे जैसे आपका आय बढ़ेगा वैसे वैसे आपके ऊपर कर सरकार लगाते जाएगी। एज योर इनकम इंक्रीजेज सो द टैक्सेज विल इंक्रीज। जैसे जैसे आय बढ़ेगा वैसे वैसे सरकार आपके कर का अधिरोपण करती जाएगी। इनकम आपका बढ़ेगा, सरकार टैक्स लगाते जाएगी। तो ये बातें आप देख रहे हैं कि इस तरह से काम आपका होता है। तो इकोनॉमी में भी आप बात देखिएगा कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सरकार अभी भी पूरी तरह से त्यागा नहीं है, उत्पाद के कारक सरकार के पास हैं। लोक उपक्रमों का मुख्य लक्ष्य क्या है, क्षेत्रीय समानता को आपका हटाना, लोगों को नियोजन देना, इसी में रिजर्वेशन पॉलिसी भी चल रही है। हमारे जो
पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से इनका मेजर मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता, सर्विस मोटिव होता है, सेवा प्रदाता है, ये जनरली सेवा देने में विश्वास रखते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आपका नहीं होता। मेजर मोटिव क्या है? सेवा देना, सर्विस मोटिव आपका है, ठीक है। फिर आरक्षण की नीति सरकारी नीतियों में आपको देखने को मिलेगा। और फिर आप देखिएगा प्रगतिशील कराधान व्यवस्था है, जैसे जैसे आय बढ़ेगी वैसे वैसे आपके ऊपर कर का अधिरोपण होते जाएगा। फिर आप देखिएगा कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट आपके देश में आपको स्वास्थ्य सुरक्षित कर रही है, गवर्नमेंट आपको देश में आपके शिक्षा सुरक्षित कर रही है, गवर्नमेंट आपको आपके देश में एम्प्लॉयमेंट सुरक्षित कर रही है, गवर्नमेंट आपको फूड सिक्योरिटी सुरक्षित कर रही है, खाद्य सुरक्षा सुरक्षित कर रही है। तो हेल्थ में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएम जय, जो आप देखिएगा, और भी जो आपकी स्कीम्स हैं। शिक्षा में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, एम्प्लॉयमेंट में फूड सिक्योरिटी में 80 करोड़ लोगों को आपके गेहूं चावल दिया जा रहा है। तो बड़े सारे ऐसे आपके कार्य हैं समाजवाद में जो सरकार आपको लगातार दे रही है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि हमारे देश में समाजवाद का स्थापना है। ऐसा नहीं हम लोग समाजवाद से भाग रहे हैं, समाजवाद अभी भी आपके देश के अंदर चल रहा है, ठीक है। कुछ और पॉइंट्स आपको जो समझ में आएंगे, जिससे समझ में आएगा तो वो पॉइंट भी जोड़ सकते हैं। ये सब आपके सोशलिज्म के एक्सपेक्ट को आपका दर्शाता है। और हम मार्क्सिज्म सोशलिज्म या जो उसमें केवल प्राइवेट सेक्टर आपके गवर्नमेंट सेक्टर काम करेगा उस पर विश्वास नहीं रखते। हम तो भाई डेमोक्रेटिक मीन्स से सोशलिज्म को अचीव करने का प्रयास करते हैं। धीरे धीरे प्रजातंत्र के माध्यम से हम समाजवाद स्थापित करेंगे, राजनीतिक व्यवस्था को उखाड़ के फेंक देंगे, ऐसा हम नहीं करते। हम स्टेप बाय स्टेप डेमोक्रेटिक सोशलिज्म मतलब सोशलिज्म को स्टेब्लिश करेंगे। ये सब बातें आप देख सकते हैं। फिर आप देखिएगा क्या विपक्ष में बातें हैं। विपक्ष में बातें आपकी हैं कि अब एलपीजी लगा दिया गया, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, एलपीजी एरा आ गया है। तो लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण निजीकरण और भूमंडलीकरण का युग आपका आ गया है। तो उदारीकरण निजीकरण और भूमंडलीकरण से क्या समस्या आपके उभर के सामने आ रही है? जब प्राइवेट सेक्टर को मतलब लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ओपनिंग अप ऑफ दोज सेक्टर्स विच वाज ओरिजिनली रिजर्व फॉर द गवर्नमेंट। लिबरल का मतलब नियम कानूनों को, मतलब लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? आप कह सकते हैं कि नियम कानूनों को कम करना ताकि आपको बिजनेस करने में आसानी हो। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है ओपनिंग अप ऑफ दोज सेक्टर्स विच वाज ओरिजिनली रिजर्व फॉर द गवर्नमेंट। तो निजीकरण क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? ओपनिंग अप ऑफ दो सेक्टर्स उन उद्योगों या क्षेत्रों को खोल देना, उन उद्योगों या क्षेत्रों को खोल देना जो मूलतः सरकार के लिए आरक्षित थे, जो मूलतः सरकार के लिए आरक्षित थे। उन उद्योगों या क्षेत्रों को खोल देना जो मूलतः सरकार के लिए आरक्षित थे। फिर हम क्या करते हैं? लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। उदारीकरण में क्या किया जाता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस जो फॉलो हम करते हैं, नियम और विनियम, इनको न्यूनतम करने का प्रयास किया जाता है। नियम और विनियम को न्यूनतम करने का प्रयास किया जाता है।
इसका एक लाइन में आपका बात बता सकते हैं, व्यापार करने को आसान करने का प्रक्रिया, डूइंग बिजनेस, इसी को हम क्या बोलते हैं, लिबरलाइजेशन। व्यापार करने को आसान करने के प्रक्रिया को हम लिबरलाइजेशन बोलते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार करने को प्रक्रिया को आसान करना ही हम लिबरलाइजेशन बोलते हैं। तो प्राइवेटाइजेशन हो गया, लिबरलाइजेशन हो गया, और थर्ड शब्द हम लोग देख रहे हैं ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण तो ये क्या है, इसका सिंपल मतलब है इंटीग्रेटिंग ऑफ इंडियाज इकोनॉमी, इंटीग्रेटिंग इंडियाज इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं भूमंडलीकरण। भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देना। तो जब एलपीजी एरा आया है, तो एलपीजी एरा में क्या हुआ है, जहां पे सरकार काम करती थी उसको बोला गया भाई पीछे हटो, अब निजी संस्थाएं काम करेंगी। स्वास्थ्य में केवल सरकार थी, अब आपके प्राइवेट सेक्टर्स हैं, अपोलो हैं, मैक्स हैं, और एक बार जो यहाँ चला जाता है दवाई कराने, दोबारा दवाई कराने लायक रहता नहीं नॉर्मल प्रोसेस में, क्योंकि दवाई के साथ आपका आर्थिक इलाज भी कर देते हैं। तो नॉर्मल प्रोसेस में आप देखिएगा कि प्राइवेट सेक्टर वाले हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में एजुकेशन में भी आ गया, पहले शिक्षा में केवल सरकार थी, तो इन्होंने सरकार को कहा पीछे हटिए, हम भी हैं, हम आगे आएंगे। तो सरकार को पीछे करके चले आए आगे। सरकार अब सेवा नहीं दे पा रही है, तो कई जगहों पे लगता है हॉलो स्टेट आ गया, खोखला राज्य आ गया। सरकार के पास आप जाइएगा समस्या लेके सुनी नहीं पाएगी, क्योंकि उसके हाथ में है नहीं। अब बिजली की समस्या लेके जाइए सरकार के पास, यहाँ सुनी नहीं पाएगी। BSES है प्राइवेट सेक्टर, पानी का प्राइवेटाइजेशन हो गया, दिल्ली जल बोर्ड प्राइवेट सेक्टर को सारा काम दे दिया है। तो अब आप देखिएगा कि जब आप इनके पास जाइएगा अपनी समस्या लेके, तो ये सुनेंगे और कर कुछ नहीं पाएंगे। तो कुछ समय बाद आपको लगेगा कि मेरा तो राज्य ही खोखला हो गया है, केवल सुनता है, कुछ कर नहीं पाता। कमजोर राज्य हो जाते हैं इससे। तो पीछे हटने की बात कर रहा है कि आप पीछे हटो, हम आगे आएंगे। पहले जो आपके उद्योग खोलने में आपको 2-2, 3-3 साल लग जाता था, ये भारत की बहुत बड़ी समस्या थी, इसको लाल फीताशाही हम लोग बोलते थे, रेड टेपिज्म। अब बड़े आसानी से हो जाता है और बहुत जल्दी खोल दिया जाता है। तो स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग हैज इंक्रीज्ड, स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस हैज इंक्रीज्ड। भूमंडलीकरण से विश्व के बड़े सारे कंपनियां आपके देश के अंदर आ जाते हैं, तो इससे फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। जैसे कोई बाहर की कंपनी आई, कोई विदेशी कंपनी आई, तो क्या करेगी, आपको आपके देश में टेक्नोलॉजी देगी, आपको तकनीकी देगी ना कि भैया ऐसे काम करो, नो हाउ देगी, कैसे काम कर रहे हैं हम ये भी बताएगी, जानकारी आपको देगी, आपके लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगी, नौकरी देगी, फॉरेन एक्सचेंज में मदद करेगी, बाहर की विदेशी मुद्रा आपके देश में आएगी तो आपका जो फॉरेन एक्सचेंज है वो मजबूत होगा। ठीक है, तकनीकी देगी, कार्यकुशलता आपको करने की देगी, कैसे काम कर रहे हैं हम लोग वो समझाएगी, बेरोजगारी को दूर करेगी, एम्प्लॉयमेंट देगी, विदेशी मुद्रा आपको प्रदान करेगी। इससे ये भी हो सकता है कि आपके देश में प्रतिस्पर्धा बढ़े, तो इफिशियंसी भी बढ़ाएंगी, और कंपनियां जो भारत में आराम से बैठी हुई हैं तो कार्यकुशलता अपनी बढ़ाएंगी। इससे ये भी हो सकता है कि कार्यकुशलता जब बढ़े तो मात्रा भी बढ़ेगा और आपकी क्वालिटी भी बढ़ेगी, गुण भी बढ़ेंगे। इससे ये भी होता है कि चीप प्रोडक्ट्स भी मिल सकते हैं पब्लिक को, लोगों को सस्ते माल मिल सकते हैं। जब प्रतिस्पर्धा बढ़ेगा तो उसमें रिसर्च बढ़ेगा, तो लोगों को सस्ता माल मिल सकता है, चीप प्रोडक्ट्स मिल सकता है। नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि ये प्रतिस्पर्धा के नाम पे कई बार गला काट प्रतिस्पर्धा करती हैं, कट थ्रोट कंपटीशन। तो जब गला काट प्रतिस्पर्धा करती हैं, कट थ्रोट कंपटीशन करती हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो छोटे उद्योग हैं वो चल नहीं पाते, बंद होना पड़ता है उनको।
जैसे चाइना ओपन इकोनॉमी आपने कर दिया, ओपन इकोनॉमी कर दिया तो चाइना ने क्या किया, जो भी चीज़ भारत में हो आपके, उनके तो त्यौहार उस तरह से होते नहीं जितने भारत में होते हैं, तो दिवाली का सारा प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया, दिया से लगाए पटाखे तक। होली में उन्होंने सारी पिचकारी बना दी है, रंग बना दिए, डोरोमान से लगा जो आपका है सब बच्चों को देना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या कि उनके चीप प्रोडक्ट से हमारे जो कंपनियां हैं वो कम्पीट ही नहीं कर पाई। तो दिवाली के समय और होली के समय बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कौन कमा रहा है, चाइना। दिए बंद हो गए, अब देखिए कौन से दिए हम लोग जलाते हैं, और प्लास्टिक वाले जो होते हैं वो जलाते हैं, और जो लड़ी हम लोग पहले लगाते थे घरों में बहुत महंगी आती थी, बड़ी बड़ी होती थी, अभी पतली पतली दे दें 50 60 70 80 90 100 रुपये में, जिस तरह का चाहिए उस तरह का ले जाइए, और लोग एक दिवाली के बाद उसको पूछते भी नहीं, तो 50 60 रुपये में लगा के अपना काम चलाते हैं, वो मास में बिकता है, और ये सब चाइना प्रोडक्ट। तो चाइना ने आपके पूरे इकोनॉमी को कैप्चर कर लिया एक तरह से, कट थ्रोट कंपटीशन, गला काट प्रतिस्पर्धा। तो इसकी वजह से जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, लघु उद्योग होते हैं, वो समाप्त होने शुरू हो जाते हैं। तो ये समस्या आपको देखने को मिलेगा, एसएसआई आपके देश में समाप्त होने लगते हैं। तो ये एक चुनौती बन के सामने आती है जब आप उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण करते हैं। तो इसके वजह से कई बार आपकी जो समाजवाद की धारणा है वो चुनौती में आ जाती है। तो एक तो बात ये आप देखिएगा, क्लियर है पॉइंट, कि भाई हम देश को जोड़ रहे हैं वैश्वीकरण के युग में, तो उससे फायदे तो बहुत हैं लेकिन नुकसान भी है। गला काट प्रतिस्पर्धा है जिसकी वजह से लोग जो स्थानीय निकाय हैं वो प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इनके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं। अब देखिए कुछ और समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। कुछ और समस्याएं क्या हैं? कई लोग ये कहते हैं कि भाई समाजवाद में समस्या है, हम सोशलिज्म को अपनाएंगे तो उसमें समस्या क्या है, क्योंकि यहाँ पे प्रतिस्पर्धा करने के लिए, बहुत ज़्यादा कार्यकुशलता को ले आने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणा नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई प्रेरणा आपको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को आप खुला छोड़ते नहीं। देखिए निजी संस्था, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म में क्यों कैपिटलिज्म जीतता है पैसे के मामले में? जैसे मान लीजिए कि ये प्राइवेट सेक्टर है ना, हमारा इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट सेक्टर है। अब अगर हमें यहाँ पे मेहनत करना हो तो कोई टाइम है हमारे लिए, हम सुबह 8 बजे आ जाएं और रात को 12 बजे तक बैठे रहें, तो कोई लिमिट है हमारे मेहनत करने की? कोई लिमिट नहीं है। आगे बढ़ने की भी कोई लिमिट नहीं है, पीछे जाने की भी कोई लिमिट नहीं है। दोनों तरफ आगे कुआं पीछे खाई दोनों हो सकता है अगर मेहनत ना करे आदमी। तो गवर्नमेंट सेक्टर में क्या है, आप किसके लिए मेहनत करिएगा? 9 से 6 आपका टाइम है, 6 बजे के बाद आपके सहयोगी कहेंगे उठ के जाओ बेटा, तुम बैठोगे तो हमें भी बैठना पड़ेगा, ज़्यादा काम करोगे तो हमें भी करना पड़ेगा, ऐसा काम मत करो कि हमें परेशानी होने लगे। तो आप काम करेगा तो बैठ के आपको वो चाय नाश्ता पिलाना शुरू कर देंगे, उठो यहाँ से चलो। हालांकि कुछ लोग होते हैं जो ओवर टाइम कर देते हैं, काम कर देते हैं, उनसे सारे महकमे वाले परेशान रहते हैं, क्योंकि एक आदमी काम करता है तो क्वेश्चन मार्क होता है ना कि क्यों नहीं तुम कर पाए। A single person is performing, other the top boss will question if he can perform why you cannot। जैसे एक बच्चा टॉपर होता है क्लास में, तो घर वाले बच्चों को इसीलिए पेड़ देते हैं कि भैया जब वो टॉप करके इतना नंबर लिया तो तुम क्या कर रहे थे, सो रहे थे। तो नॉर्मल प्रोसेस में ये तो निशाना बन जाते हैं लोग। तो यहाँ पे आप लेकिन प्राइवेट सेक्टर में तो कर लोगे, क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं हो, जितना मेहनत करोगे उतने आपके एम्प्लॉय खुश होंगे, क्योंकि आपको फ़ायदा होगा तो आप फ़ायदा पास ऑन करोगे। एम्प्लॉय भी इंसेंटिव के लिए काम कर सकते हैं, क्योंकि 9 से 6 तो काम कर ही रहे हैं, उसके बाद अगर बैठे हैं तो और उनको पैसा मिल सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर में तो ऐसा नहीं है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में कोई इंसेंटिव नहीं है। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में कोई काम करता है, 60 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाना है, आप कौन है, कहाँ हैं, कैसे हैं, पता नहीं चलना, आपको कोई नहीं पूछना। प्राइवेट सेक्टर में 60 साल के बाद भी आप झंडा गाड़े हुए हैं, जब तक आपकी सांस ना अटक जाए, बैठे हुए हैं अपने दुकान पे। नॉर्मल प्रोसेस में प्राइवेट सेक्टर में मोटिव है कि आप मेहनत करिए बहुत ज़्यादा, गवर्नमेंट सेक्टर में उस तरह का मोटिव नहीं होता।
होता है रेयर केस में कोई, अब ऐसे लोग हैं जिनको मनोदशा ही ऐसी हो जाए कि लोगों का कल्याण करना है इसी के माध्यम से, तो ऐसे भी लोग होते हैं कि पब्लिक स्पिरिट में काम करते हैं, लोक हित में काम करते हैं। तो नॉर्मल प्रोसेस में इसीलिए जब हम प्राइवेट सेक्टर की तुलना, प्राइवेट सेक्टर अनलीसेस द हिडन पोटेंशियल ऑफ द पॉपुलेशन, जनसंख्या का जो छुपा हुआ शक्ति है उसको क्या करता है, प्राइवेट सेक्टर बाहर निकाल के रख देता है। इसलिए जब कंपटीशन होता है अर्थ के रूप में, तो प्राइवेट सेक्टर से आपके कभी भी कैपिटलिज्म से सोशलिज्म नहीं लड़ पाता। इसीलिए रसिया हार गया, सोशलिज्म को प्रमोट करते करते हार गया और अमेरिका जीत गया। इसीलिए विश्व में सबसे ज्यादा अमीर आपको कहां पे मिलेंगे, अमेरिका में। कोई लिमिट है कि इलोन मस्क कितना काम करेगा, 9 से 6 उसका टाइमिंग है क्या, तो पागलों की तरह काम करता है। और वो ही नहीं, जो भी इस तरह के उद्योगों में आगे बढ़े हैं उनका कोई लिमिट ही नहीं कितना काम करते हैं। इसीलिए पैसे का भी कोई लिमिट नहीं है। सोच ही नहीं सकता आदमी कि कोई इतना पैसा, उसके सामने बैठने में भी लोगों को डर लगता होगा। जो भी उसके सामने बैठा उसके 10 गुना बड़ा पैसे वाला वो आदमी है। 10 वैसे 10 20 25 लोगों को वो खरीद ले बैठे बैठे, इतना पैसा। तो ये आप देखिएगा, तो ये एक मेजर समस्या है कि अकार्यकुशलता, अकुशलता आपकी आ सकती है। क्रिटिक्स ये कहते हैं कि भाई समाजवादी जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं वो कम कुशल होती हैं पूंजीवादी आपकी अर्थव्यवस्थाओं से, क्योंकि उनके पास प्रेरणा का कोई स्रोत नहीं होता, प्रतिस्पर्धा का कोई स्रोत नहीं होता, वो कंपटीशन ही नहीं करती विदाउट द प्रॉफिट मोटिव। और लाभ का जब तक आपको लालसा नहीं रहेगा तब तक बिजनेसेस ऑर्गेनाइजेशन के पास वो प्रेरणा ही नहीं होगा, मोटिवेशन ही नहीं होगा कि वो नवाचार करें, अपने उत्पादों को, अपने सेवाओं को सुधार करें। ये बात आपका है। इकोनॉमिक कैलकुलेशन प्रॉब्लम, दिस रिफर्स डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन सोशलिस्ट इकोनॉमी विदाउट रिलाइंग ऑन मार्केट प्राइसेस। सेंट्रल प्लानर्स हैव स्ट्रगल टुगेदर एंड प्रोसेस द नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू मेक। अब देखिए इसमें ये बोला जा रहा है कि इकोनॉमिक कैलकुलेशन प्रॉब्लम आपका है कि कितना आपके कहा जा सकता है कि संसाधनों को समाजवादी समाज में बांटा जाए, किसको कितनी जरूरत है, ये पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। डिफिकल्टी डिटरमाइनिंग ऑप्टिमल एलोकेशन, कितना संसाधन बांटा जाए, क्योंकि आपके सही सूचना नहीं मिल पाती, सही आपके निर्णय नहीं हो पाते हैं समाजवादी आपके समाज में। क्योंकि जब मार्केट निर्धारित कोई मूल्य नहीं होता तो किसी चीज का मूल्य कौन निर्धारित करता है, सरकार। और जब मार्केट निर्धारित मूल्य नहीं होता तो पता ही नहीं चलता कि कितना एलोकेशन किसके लिए करना चाहिए। ये भी आपका, भाई हेल्थ के लिए मार्केट ने निर्धारित किया नहीं, खाना कितना आपको देना उसके लिए मार्केट ने निर्धारित नहीं किया, पढ़ाई का क्या मूल्य है मार्केट ने निर्धारित नहीं किया। कोई भी चीज कौन कर रहा है, सरकार निर्धारित कर रही है। सरकार जब निर्धारित करेगी तो उसको मार्केट की प्राइस ही नहीं पता चलेगी, क्योंकि सब कुछ आपके सरकार निर्धारित कर रही है। ये समस्या हो सकती है। करप्शन सबसे बड़ा समस्या है। समाजवादी देशों में भ्रष्टाचार बहुत बड़ा समस्या आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि भ्रष्टाचार क्यों होता है, क्योंकि संसाधन कुछ ही लोगों के हाथों में रह जाते हैं, एकाधिकार बन जाता है, प्रतिस्पर्धा नहीं होता है, और इस वजह से आप देखिएगा कि ऐसी समस्याएं, शक्तियों का दुरुपयोग आपको देखने को मिल सकता है। इसमें यह भी समस्या आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा क्या समस्याएं आपको देखने को मिल सकता है, राजनीतिक चुनौतियां भी आपको देखने को मिल सकती हैं। ऑथोरिटेरियनिज्म हिस्टोरिकली देखने को मिला है, ऐतिहासिक रूप से देखने को मिला है कि समाजवादी देश आपके तानाशाही को ज्यादा आगे महत्व देती हैं। जैसे यही बात आप चाइना में देख लीजिए, यही बात आप रसिया में देख लीजिए, जहां जहां समाज, यही बात क्यूबा में देख लीजिए, जहां जहां पे आपके एक तरह से समाजवाद लगा है वहां पे तानाशाही व्यवस्था आपको देखने को। हिस्टोरिकल में सोशलिस्ट स्टेट हैव बीन एसोसिएटेड विद ऑथोरिटेरियन रिजीम। इससे मानव अधिकार का उल्लंघन, आपके विरोध कोई करता है उसका उल्लंघन, राजनीतिक स्वतंत्रता का उल्लंघन आपको देखने को मिलता है। फिर सामाजिक आपकी समस्याएं क्या हैं, समाजवादी देशों में एक और समस्या आपकी है कि यहाँ पे व्यक्तिगत स्वतंत्रता को चुनौती मिलती है। जैसे आपको किस स्कूल में पढ़ना है नहीं बता सकते हैं, सरकारी स्कूल जाइए पढ़िए, प्राइवेट स्कूल है ही नहीं। स्वास्थ्य की सेवाएं एक ही जगह फिक्स है। तो
आप देखिएगा कि यहाँ पे स्वतंत्रता का भाव होता है। सम आर्ग्यू दैट सोशलिज्म कैन लिमिट इंडिविजुअल फ्रीडम सच एज फ्रीडम टू चूज वंस कैरियर, ओन प्रॉपर्टी एंड पर्सनल डिसीजन। आपकी संपत्ति आपने बनाया भी, सरकार को जब इच्छा हुई ले लिया आपसे, तो आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को चुनौती हो जाता है, क्योंकि कई बार आपको अपने कैरियर को चूज करने में, संपत्ति का चयन करने में, संपत्ति को मालिकाना हक स्वामित्व रखने में या व्यक्तिगत निर्णय लेने में भी समस्याएं आ सकती हैं समाजवादी देशों में। तो ये सब बातें आप देख सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन ने तो आपका चुनौती कर ही दिया है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ने ये कह दिया कि भाई इकोनॉमिक आइसोलेशन संभव नहीं है, आर्थिक रूप से आप अकेलापन रखिए अपने आप को, संभव नहीं है। ठीक है, तो ये आपका सोशलिज्म का टॉपिक था। देखिए हम लोग वर्ड तो केवल सोशलिस्ट दिया है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो केवल सोशलिस्ट का वो 2-3 पैराग्राफ ही आपका रहेगा। मेंस में कई बार ऐसे सवाल बनने की संभावनाएं रहती हैं, इसलिए इसको थोड़ा डिटेल में देखा गया है। इसका नोट्स हम आपको एक बार मैसेज कर देंगे। बाकी जो किताब आप लोगों को मिला हुआ है उसको एक बार पढ़ लीजिए। किताब मिला है ना, पॉलिटी का मिला है, तो उसको देखिए, ठीक है, और उससे करिए। ये तो पेरी वाला है, 1-2 पन्ने की बात है, इसको हम आपको दे देंगे। ठीक है, समझ में आया? कल मिलते हैं आप लोगों से। कल सेकुलरिज्म का टॉपिक डिस्कस होगा, धर्म। और ये अगर